संगम नगरी प्रयागराज की स्मार्ट सिटी की सड़कों का नज़ारा है, जहां सड़क तालाब में तब्दील हो गई हैं और आज तक ये सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई। जहां योगी सरकार में गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कही गई थी, उसके बावजूद यहां पर आने जाने वाले लोगों को गड्ढे के कारण चोटिल होते हैं और दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। ये नज़ारा है मंत्री नंदी की क्षेत्र का, जहाँ सड़कें आज तक 5 साल में भी गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई और आने जाने वाले दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। विकास के दावे कागजों में सीमित। व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत में कमी ने व्यापारियों को कुछ राहत दी है। शुक्रवार को व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत में 198 रुपये की कटौती की गई है। इसका सीधा असर बाहर खाने पीने की चीज़ों पर पड़ने वाला है। किसी भी होटल रेस्टोरेंट में व्यावसायिक सिलेंडर का ही प्रयोग किया जाता है। इसकी कीमतों में कमी व्यापारियों को राहत मिलने के साथ ही आम जनता को भी कुछ राहत मिलेगी। पिछले कुछ दिनों में व्यावसायिक गैस सिलेंडर का दाम में 250 रुपये का इजाफा हुआ था। इसके चलते रेस्टोरेंट व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इसकी मार पड़ी थी, जिसके बाद अब सिलेंडर कीमत में 190 रुपये की कमी होने से रेस्टोरेंट होटलों में नाश्तों व खानों में अब कुछ और सस्ता हो जाएगा, यानी इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। बता दें कि मार्च में 14.2 किलो के नॉन सब्सिडी रसोई गैस सिलेंडर का 962 रुपये से बढ़कर दाम 1012 रुपये हो गया था। पहले जो व्यावसायिक सिलेंडर दुकानदारों को 2347 रुपये मिलता था, दाम गिरने के बाद वे अब 2149 रुपये का पड़ेगा। 4 माह पहले नॉन सब्सिडी के सिलेंडर बढ़ा था। तकरीबन 4 महीने बाद रसोई सिलेंडर की कीमत में इजाफा किया गया था। वहीं नॉन सब्सिडी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये से अधिक थी। ये पहली बार था कि जब नॉन सब्सिडी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये का आंकड़ा पार कर गई। इससे पहले अब तक घरेलू गैस की कीमत में कभी 1000 का आंकड़ा पार नहीं किया था। वहीं तीर्थराज प्रयाग में वास्तुकला के ढेरों उदाहरण केवल मुगल कालीन ही नहीं बल्कि ऐसे भी हैं जिन्हें गुलाम भारत में ब्रिटिश सरकार के रहते आर्थिक रूप से संपन्न लोगों ने बनवाया। कारीगरी की बेजोड़ मिसाल ऐसी इमारतें हैं। इनमें से एक प्रमुख है बलुआ घाट की बारादरी। ये बारादरी में के नाम से विख्यात इसलिए है क्योंकि इसमें 12 मजबूत खंभे लगाए गए थे। वास्तविक रूप से ये लाला मनोहर दास स्मारक है। लाला कन्हैया टंडन के बेटे लाला मनोहर दास ने संकल्प लिया था कि इस बारादरी को बनवाने का उस समय 1 लाख रुपए खर्च सीमा तय हुई थी। लाला मनोहर दास की मृत्यु के बाद इस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके बेटे लाला रामचरण दास राय बहादुर महाजन ने बारादरी यमुना घाट तक सीढ़ियाँ और गुंबद बनवाने में तब 1.5 लाख रुपए खर्च हुए थे और ये स्मारक सन 1906 में बनकर तैयार हुआ था। इसकी खूबसूरती कुछ ऐसी है जिसमें करीब देखकर दंग रह जाएंगे। हर साल यमुना नदी की बाढ़ की लहरों से टकराने के बावजूद ये स्मारक मजबूत से आज भी खड़ा है। इस खंभे के अलावा छत के छज्जे की नक्काशी को देखते ही बनता है। ये स्मारक केवल खूबसूरत तक ही नहीं, बाढ़ में विकराल स्थिति नज़र बनाए रखने के लिए इसमें माप पैमाना भी बनाया गया है। पुरनिये आज भी कहते हैं कि 1978 की बाढ़ में यमुना जी का जलस्तर बारादरी की छत के करीब पहुंच गया था। अब तो इस बारादरी की सुंदरता बनाए रखने के लिए ना किसी के कदम आगे बढ़ रहे हैं, ना ही स्थानीय लोग परवाह करते हैं। अपने भव्य रूप के साथ बारादरी दूसरी ऐतिहासिक इमारतों से किसी मामले में कमतर नहीं है और अपना एक अलग ही प्रभाव लोगों पर छोड़ती रहती है। यहाँ जो आता है वो इसको देखकर दंग रह जाता है। आपको भी गुस्सा बहुत आता है? अगर आता है तो इनमें जहाँ गुस्से की समस्या किन प्रकार की होती है हम आपको पहले बता चुके हैं, मगर गुस्से से अब बचाव किस तरह से करना है और किस तरह से अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर ईशान्या राज का। किस तरह से गुस्से से करे बचाव और किस तरह से अपने माइंड को करें डिस्ट्रैक्ट, आइए सुनाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है माइंडफुल डिस्ट्रैक्शन। हम जब ऐसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या करते हैं, दूसरी जगह चले गए, गाना सुन रहे हैं, कुछ और चीज़ों में बिजी हो गए। बट माइंडफुल डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है ना, अपने 5 सेंसरी ऑर्गन्स का उपयोग करके आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है। जैसे मुझे अगर बाकी घर की चीज़ों से अपने आप को यहाँ डिस्ट्रैक्टेड रखते हुए बैठ के अपने आप को किसी और चीज़ में बिजी रखना है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो भी काम कर रही हूँ उसमें 5 सेंसरी ऑर्गन्स का उपयोग कर रही हूँ। आँखों से मैं यहाँ के इन्वायरमेंट को देख रही हूँ, कानों से मैं जो आसपास आवाज़ आ रही है उसको सुन रही हूँ, और स्किन से मैं टेम्परेचर को फील कर रही हूँ। इस तरीके से
पांचों सेंसरी ऑर्गन का आप जो भी काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का उसमें उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से डिस्ट्रैक्ट होंगे। दूसरा स्टेप है लॉजिक्स का उपयोग करना। कई बार ना गुस्से में हम इतने इरेशनल हो जाते हैं कि लॉजिकल चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देते हैं। हमें कोशिश करना है कि थोड़ा सा लॉजिक यानी तर्क का उपयोग करना। क्या मेरा यहाँ पे कुछ बोलना, क्या मेरा यहाँ पे किसी तरीके से व्यवहार करना सही मायने में कोई फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है? नहीं दे सकता है, तो फिर क्या ज़रूरत है मुझे डिस्ट्रक्टिव वे में इस तरीके से रिस्पॉन्ड करने का। तो हमेशा लॉजिक्स का उपयोग कीजिए अगर एंगर बहुत ज़्यादा है आपके अंदर तो। तीसरी चीज़ है बेटर कम्युनिकेशन। कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ें जो हैं सही तरीके से क्लियर नहीं होती है, या तो हम नहीं बोले होते हैं या सामने वाला नहीं बोला होता है, और बीच में कन्फ्यूजन की स्थिति में गुस्सा जो है हम निकालने लगते हैं या गुस्से में आ जाता है। तो जब भी गुस्सा आए किसी पे भी या कोई भी आपके ऊपर में करे, कोशिश कीजिए एक बेटर कम्युनिकेशन का सहारा लेकर के गुस्से की परिस्थिति क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके लिए और क्या समाधान कर सकते हैं, उसके बारे में सोचते हुए गुस्से को आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है कि कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि क्या करना है, तो हम गुस्सा करने लगते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप अपने प्रॉब्लम्स को पहले तो प्रायोरिटाइज कीजिए कि अगर ये प्रॉब्लम है, इसके लिए मुझे ये सारे 4-5 ऑप्शंस अप्लाई करके देखने हैं। उससे हो सकता है मेरा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए, नहीं हो तो फिर मैं दूसरे ऑप्शंस पे जाऊँ। प्रॉब्लम को लिस्ट डाउन कीजिए, ऑप्शंस को लिस्ट डाउन कीजिए, तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी मैनेज होंगी, तो गुस्सा आप शायद कम करेंगे। फिर होता है कि गुस्से में बुरा बोलने से अच्छा है कि क्यों ना हम ह्यूमर का उपयोग कर लें। अगर सामने वाले ने आपको कुछ बुरा बोला भी है तो उसको ह्यूमर में, आप कहते हैं ना बहुत लाइट वे में, ह्यूमर एक डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है, और पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म में कि किसी ने बुरा बोला भी है तो बोल दीजिए हाँ मैं बुरा हूँ, कोई बात नहीं। इस तरीके से एक लाइट ह्यूमर के थ्रू भी आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि अपने अंदर इतना नियंत्रण रखिए कि बाहर की कोई भी परिस्थिति आपको आपके इमोशंस के रिमोट कंट्रोल को अपने हाथों में लेते हुए कंट्रोल ना कर पाए। कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने कुछ बोल दिया तो वो रोने लगे, किसी ने कुछ बोल दिया हंसने लगे, किसी ने कुछ बोला तो इरिटेबल हो गए। इसका मतलब हमने हर किसी को अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल दे के रखा है। कोशिश ये करनी है कि सबसे इमोशंस के रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, और अगर आपको गुस्सा आता है तभी आप गुस्सा होइए, अगर आपको खुशी होती है तभी आप खुश होइए, अगर आपको रोना आता है तभी आप रोइए, ना कि बाकी लोग आपके रिमोट कंट्रोल को प्रेस करके आपके अंदर सर्टेन इमोशंस को लेकर के आए और उसके इमोशंस के साथ मैनिपुलेट करें। तो अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना है, अपने इमोशन रेगुलेशन स्किल्स पे काम करना है। संगम नगरी प्रयागराज जहां कल डॉक्टर डे मनाया गया, तो वहीं धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों के लिए आज जहां डॉक्टर डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे पर सीएमओ सभागार में एक विधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष लायन CA सौरभकांत तथा वरिष्ठ अतिथि मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर नानक शरण रहे। साथ ही 50 डॉक्टरों को अंगवत स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उप मंडलायुक्त प्रथम लायन अजय मल्होत्रा और जोन लायन मिताली दत्त। कार्यक्रम की शुरुआत लायन उषा गुप्ता द्वारा ध्वज वंदना से की गई। तत्पश्चात मंडल अध्यक्ष सौरभकांत ने लायंस के सेवा उद्देश्य पर प्रकाश डाला। मुख्य चिकित्सक अधिकारी नानक शरण ने टीवी कार्यक्रम में पौष्टिक आहार में सहयोग मांगा। चार्टर्ड अध्यक्ष लायन मैथाली सिंह ने सहर्ष स्वीकार किया। अजय मल्होत्रा ने क्लब के कार्यों की भूरी प्रशंसा की। जो टीबी के मरीजों को जिनको पोषण की आवश्यकता होगी, हम जितना सहयोग हो सकता है आप करेंगे। जो हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक पूरे भारत को टीबी से मुक्त कर दिया जाएगा, तो उसमें दवाओं के साथ एक पोषण बहुत मुख्य मुद्दा होता है। अगर पोषण अच्छा रहेगा, दवाएं खाते रहेंगे, तो 6 महीने में सभी मरीज टीबी की स्वस्थ हो जाएंगे और अपने अपने परिवार के लिए वो बहुत उपयोगी होंगे तथा उनके घर में कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं होगी जिससे उसका नुकसान हो। तो आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा।
तो हम लोग और अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे। सरकारी व्यवस्थाओं में आप लोगों की हमेशा आवश्यकता रहती है। किसी भी कार्यक्रम में, चाहे टीकाकरण हो, चाहे परिवार कल्याण कार्यक्रम हो, चाहे कोई बीमारी फैले, तो आप लोगों का हमेशा सहयोग रहेगा। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका ऋणी रहूँगा कि आप लोग सहयोग करते हैं। धन्यवाद। अपना परिचय डॉक्टर नागेश्वरन, सीमा प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज, जहां 2017 में विकास के नारा देके योगी सरकार बनी थी, जहां गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करी गई थी, तो बिजली और विकास की बात करी गई थी। ऐसे में दूसरी सरकार बनने पर, विकास ना होने पर अब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद साहब ने बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने योगी सरकार को लेकर, आइए सुनाते हैं क्या कहना है उनका। 2017 में भी योगी सरकार इसी तरह के दावे करके आई थी। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ दावे के अलावा कुछ नहीं, और सारे दावे उसके खोखले। देश की सरकार हो चाहे सूबे की सरकार हो, ये सिर्फ अखबारों की हेडिंग बनाना जानती है और दावे करती है, लेकिन आप उसको ज़मीन पर लागू नहीं करती। आज देख रही है क्या नाम है, नौजवानों की क्या स्थिति है। आप हर सड़क पे निकल जाइए, जल भराव की क्या स्थिति, यहाँ से लेके जॉर्ज टाउन से लेके दारागंज तक जल भराव आपको दिखाई देगा। विकास के नाम पे कुछ नहीं। गड्ढा मुक्त सरकार की बात कर रहे थे, गड्ढा तो नहीं भरा, लेकिन देश के नौजवानों के रोज़गार के सवाल पर सरकार खामोश। इन्होंने कहा था कि बिजली का बिल हम आधा कर देंगे, आज तक बिजली के बिल के सवाल को उन्होंने नहीं हल किया। आज भी नौजवानों की बेरोज़गारी बढ़ रही है, कह रहे हैं कि हर घर के एक नौजवानों को रोज़गार दें, फिर एक नारा दे रहे हैं। सच्चाई है कि इनकी जो आर्थिक नीतियां हैं, इनकी जो विदेश नीति है, इनकी जो सामाजिक नीति है, वो फेल कर गई और देश में सिर्फ और सिर्फ नफ़रत के सवाल को खड़ा करते हैं। आप उठा के देख लीजिए, सूबा के अंदर जिस तरह का नफ़रत का माहौल ये लोग बना रहे हैं, और जिस तरह से इनसे जुड़े हुए जो संगठन हैं वो जिस दिशा में लोगों को ले जा रहे हैं, इससे क्या है, इससे नौजवान बेरोज़गारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि आप जाके लाइसेंस की फ़ीस देख लीजिए, दुगना से तिगुनी हो गई। आप देखिए चालान की फ़ीस दुगनी से तिगुनी हो गई है। आप किसी सवाल रजिस्ट्री की फ़ीस दुगनी से तिगुनी हो गई। आप सिर्फ ये नारे देते हैं, इनका नारा देना इनका काम है, लेकिन उसको ज़मीन पर नहीं उसे लागू करते। संगम नगरी प्रयागराज एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार का हुआ तबादला, जहां एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज से पुलिस अधीक्षक सीबीसीआईडी लखनऊ बनाया गया। वहीं प्रयागराज में शैलेश कुमार पांडे को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज बनाया है। बता दें, बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। संगम नगरी प्रयागराज के 60 फीट रोड स्थित नाज हॉस्पिटल व इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज के संयुक्त तत्वावधान में वरिष्ठ डॉक्टर की उपस्थिति में डॉक्टर नाज फातिमा द्वारा केक काट कर सभी डॉक्टरों को डॉक्टर डे के उज्जवल भविष्य की कामना की, साथ ही बधाई दी। वहीं डॉक्टरों व समस्त स्टाफ को उपहार भेंट भी किया गया। वहीं इस मौके पर डॉक्टर नाज ने सभी को मुबारकबाद दी और कहा कि हमारा कर्तव्य है कि हमें मरीज को संतुष्ट करना चाहिए और उनको सहानुभूति देना चाहिए और हद से ज़्यादा बेहतर इलाज भी उनका करना चाहिए। इंस्टीट्यूट की तरफ से कॉलेज और ये हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पे डॉक्टर्स डे पे किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया और आप लोगों को क्या उपलब्धि आप लोगों को रही, क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नाज हॉस्पिटल में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था जिसमें सारे डॉक्टर्स अवेलेबल थे और यहाँ पे सबको गिफ्ट्स प्रोवाइड कराए गए और बहुत सारी विशेस दी गई और हमारी यही ख्वाहिश है कि हमारा हॉस्पिटल बहुत ही ऊंचे मकाम पर जाए और हम लोग जिस तरह से सेवा कर रहे हैं और हमारी मैम जिस तरह से अपने हॉस्पिटल की सेवा कर रही हैं और बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं, जैसे कि आइस टेस्टिंग वगैरह फ्री होती है फ्राइडे को अलग अलग डेज में जैसे किया जाता है। सो अपना परिचय? मी एज नज़र फातिमा खान फ्रॉम नाज हॉस्पिटल एज अ रिसेप्शनिस्ट। प्रोग्राम हुआ यहाँ पर डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में संस्थान के ऑनर डॉक्टर नाज फातिमा द्वारा जो है एक छोटा सा फेस्टिवल किया गया, प्रोग्राम किया गया, जिसमें कि यहाँ पर उपस्थित सारे डॉक्टर उसमें शामिल रहे और उसमें केक काटकर चिकित्सक दिवस की सबको बधाई दी गई और सारे डॉक्टरों को गिफ्ट वगैरह वितरण किया गया। आपका परिचय? मैं डॉक्टर अभिषेक कनौजिया, डायरेक्टर नाज इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है नई बस्ती पुलिस चौकी का, जहां कीड़गंज की नई बस्ती पुलिस चौकी पर अक्सर आपको ताला लटका मिलेगा।
यहाँ जो कि चौकी इंचार्ज हैं कुशल कुमार तिवारी, जो कि अक्सर यहाँ से नदारद दिखाई देते हैं और यहाँ पर इसी तरह से ताला लटका रहता है। जहाँ जिले के एसएसपी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहे हैं, उसके बावजूद पुलिस के कर्मियों में नहीं दिख रहा है एसएसपी का खौफ और लगा ताला पुलिस चौकी पर और गायब दिखे साहब। प्रयागराज, जहां नगर निगम द्वारा कीटगंज इलाके में अतिक्रमण अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। इस दौरान सड़क पर बढ़ाए गए टीन के शेड व पन्नी को हटवाया गया, साथ ही उनको चेतावनी भी दी गई और कई लोग के चालान भी किए गए। अब अतिक्रमण ना करें और अपनी दुकानों को निर्धारित जगह पर ही लगाएं। नगर निगम के इस अभियान से दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा और नगर निगम के कर्मचारियों को देखकर अपने सामानों को समेटने में जुटे लोग। नगरी प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर लगा भीषण जाम के जाम से लोग होते परेशान। ये नज़ारा है सुभाष चौराहे का, जहां सुभाष चौराहे से लेकर हॉट स्टॉप चौराहे और इलाहाबाद बस स्टैंड तक सिविल लाइंस के लगा भीषण जाम, लोग होते घंटों परेशान। बता दें, जहां सिविल लाइन चौराहे पर गलत तरीके से आते जाते लोगों के कारण लगा भीषण जाम, जहां जाम के जाम से लोग हो रहे परेशान। जिम्मेदार बने अनजान, सुभाष चौराहे पर पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर लगा भीषण जाम।